आप एंगल भी वेरी करके देख लीजिए, हमेशा आपको इस वाले वायर में 2 एम्पियर ही करंट मिलेगा, विच रिप्रेजेंट कि करंट जो है वो एज ए स्केलर ऐड होता है, न कि एज ए वेक्टर ऐड होता है। सारे लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि भाई आपकी जो प्रेशर है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट मींस एरिया की भी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो आपकी सॉल्व प्रॉब्लम्स थी एनसीईआरटी में 4th चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन, उसको हमने कवर किया। अभी हम जो एनसीईआरटी की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट। सो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज दी हुई है, राइट। और इसके अंदर हमें बताना है आपका कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ इसके अंदर कौन सी हैं, राइट। काफ़ी सिंपल बेसिक सा सवाल है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़, तो आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी बताने में। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको थोड़ा डिटेल में बताया जा सकता है, जो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा उनको, राइट। तो सबसे पहले बताया गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बतानी है। पहली क्वांटिटी को कौन सी है, वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता बट इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड, राइट। तो पहला में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मास के अंदर, मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वी मूव टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटी। डेंसिटी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, सो दिस विल ऑल्सो बी ए स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं पता हो, राइट, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, बेसिकली क्या है कि हो सकता है आप केमिस्ट्री में इसको आप निकालो, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है डिवाइडेड बाई उसका जो मोलर मास है वो कितना है। अगर ये आपको पता रहता है, यू कैन सी आप नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर सकते हो कि इट इज जस्ट ए रेशियो ऑफ 2 मासेस। तो ये आपका एक नंबर निकल के आता है और जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बिकॉज दे जस्ट शो द नंबर ऑफ काउंट्स, नॉट एनी डायरेक्शन, राइट। अब इसके और अलग फॉर्मूले भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पता है, देन व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको क्या मोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो Na है दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स एक मोल के अंदर आपके इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये आप यहाँ से बता सकते हो, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इट जस्ट ए रेशियो, राइट। तो मेन यही कंसेप्ट था यहाँ पे बताने का कि नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होता है, जस्ट ए नंबर। और इसको ज़्यादा डिटेल में आप केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ते हो, बट मटेरियल साइंस में थोड़ा, मटेरियल फिजिक्स में इसका थोड़ा यूज रहता है, राइट। तो बेसिकली इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी हैव ए वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था 4th चैप्टर के एंड में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कि जो आपका एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, इफ आई राइट, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था कि आपका जो एंगुलर स्पीड या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी भी इसको लिख सकते हो बिकॉज ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन की जाती है और दोनों एग्जैक्टली इक्वल होती हैं फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। और ये जो होता है इसको हमने बोला था कि ओमेगा इज डिफाइंड बाय कितना एंगल आपने स्वीप किया है और कितना टाइम आपने एंगल स्वीप करने में लिया। एंड वी डिफाइन कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहाँ पे हमने ज़्यादा इसकी डायरेक्शन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बट इसको हम कब डिस्कस करेंगे, जब आपका क्या आएगा, चैप्टर 7 आएगा।
तो आप एक बार थोड़ा वेट कीजिए इसके डायरेक्शन के लिए। बट बेसिक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये जो आपका एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी है, इसका जो डायरेक्शन है ना, वो ये आपका होता है रोटेशन एक्सिस। इसके अलोंग इसका ओमेगा का डायरेक्शन होता है, राइट। और ये राइट हैंड रूल से आप डिफाइन करोगे कि जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने डिफाइन किया था आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे जो टी है दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी द टी टाइम पीरियड, राइट। सो दिस इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर द सर्कुलर मोशन, राइट। बट आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग इंस्टेंसेस पे, राइट। तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता रही है कि किस फ्रीक्वेंसी से आपका एंगल चेंज हो रहा है, राइट, फॉर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो दिस वन इज ए constant quantity, it's a scalar quantity, but this has a direction as well along the rotation axis, right? तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 7 में ज़्यादा डिटेल में, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या है, राइट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ था। देन डिस्प्लेसमेंट आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, जब हमने 3rd 4th चैप्टर किए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो आपका स्केलर वेक्टर बताने थे, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 की। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर भी आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बतानी है। पहली क्वांटिटी पूछ रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। तो फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। और ज़्यादा डिटेल में फोर्स को हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में देखेंगे। बट बेसिक अगर आप देखना चाहो तो फोर्स जो है जनरली हम क्या लिखते हैं, फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, राइट। सो एक्सीलरेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो फोर्स भी एक आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इक्वेशन को सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा, राइट। दोनों साइड स्केलर क्वांटिटीज ही होनी चाहिए, राइट। सो फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम अगेन जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड आपने डिस्कस किया, उसी तरीके से क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, वो भी रिलेटेड किससे होता है, रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड होता है। चैप्टर 7 में आप उसको डिटेल में डिस्कस करोगे। क्वांटिटी है आपकी एंगुलर मोमेंटम, राइट। और इसकी अगर मैं बेसिक सी बताऊं तो जो रोटेशन एक्सिस होती है उसी के अलोंग इसकी डायरेक्शन डिफाइन करते हो। ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द रोटेशनल डायनामिक्स, इसको हम वहीं पर ही डिस्कस करेंगे। बट बेसिक सी चीज़ है कि रोटेशन एक्सिस जो होती है उसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो सकती है, राइट। सो ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। नाउ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये नया नाम आपके लिए होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका चैप्टर रहेगा वहाँ पे डिस्कस करोगे इन चीज़ों को, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंट्रोड्यूस होगा पहली बार 12th क्लास में, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और होती क्या चीज़ है बेसिकली, अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक चार्ज है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज मीन्स उसके ऊपर कुछ एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स वहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। सो दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से, राइट। अब ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है कुछ इस तरीके से, राइट। अब कोई भी दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज अगर यहाँ पे आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस फील्ड में, राइट। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं, राइट। और कोई दूसरा चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये बेसिक सी चीज़ है, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में। ज़्यादा डिटेल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फिलहाल नहीं जाऊँगा, हम उसको वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बट बेसिक से क्या चीज़ है कि इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में लगा, तो ये डायरेक्शन आपकी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू चार्ज, राइट। ओके,
तो ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो बेसिक आपको थोड़ा पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इस चैप्टर में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। मैग्नेटिक, इसको ना बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत बार मैग्नेटिक मोमेंट को ना म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक क्वांटिटी होती है म्यू, म्यू एक सिंबल है, राइट, म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है बेसिकली, इसको आप ऑल चेक करोगे कब, जब आप 12th क्लास में जाओगे और जहाँ पे मैग्नेटिज्म को अगर आप जहाँ पे थोड़ा डिस्कस करोगे, उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट को भी आप चेक करोगे। बेसिकली होता क्या है इसमें कि अगर आपका कोई चार्ज है ना Q, अगर वो एक पर्टिकुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मान लीजिए कुछ इस तरीके से रोटेट करता है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसका डायरेक्शन ना इस एक्सिस के अलोंग ही आपका यहाँ पे रहता है। तो मान लीजिए मैंने ये इसका डायरेक्शन लिख दिया, राइट। तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है अलोंग दिस एक्सिस। अब ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको हम बाद में जब मैग्नेटिक मोमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसको वहां पे देखेंगे। लेकिन बेसिक सी आप यहाँ पे चीज देखिए कि इसका जो डायरेक्शन है अलोंग दिस एक्सिस होता है, रोटेशन एक्सिस के अलोंग होता है, अगर आपका चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये एक बेसिक आपको थोड़ा हल्का सा पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट है क्या, राइट। अदरवाइज आप बता ही नहीं पाओगे कि ये वेक्टर है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट आपकी टर्म आती है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। दो वेक्टर्स को माइनस करोगे तो वो क्या बताएंगे, आपके एक वेक्टर क्वांटिटी को ही आपका रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है वर्क, राइट। अब ये जो क्वांटिटी है वर्क, इसको आप थोड़ा डिटेल में जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, 6th चैप्टर, तो वहाँ पे आप थोड़ा इसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करोगे, राइट। और ये जो वर्क है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। इट मीन्स कितना वर्क डन आपने किया किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में, राइट। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वांटिटी है आपकी, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, राइट। ये होता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो, राइट। दिस इज नथिंग बट डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर था, राइट, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है, राइट, आई। और मान लीजिए चार्ज जो फ्लो करेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, राइट। तो किस रेट से वो इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सर्किट में किस डायरेक्शन में करेंगे वो भी हम यहाँ पे बताते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो करंट आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट, वो एक स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है क्यों, कोई भी वेक्टर कब होता है, पहली तो हमने डेफिनेशन बताई थी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, बट दोनों है हाँ। बट वेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट। दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब कैसे, मान लीजिए कि मेरा एक सर्किट है जिसमें यहाँ से क्या आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है मान लीजिए, और यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है एंगल, राइट। और यहाँ पे ये तीसरा कंडक्टर जा रहा है, राइट। अब होता क्या है कि यहाँ पे भी 1 एम्पियर, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कितना करंट आया। अगर आप एक्सपेरिमेंटली पता करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 2 एम्पियर। एम्पियर आपकी यूनिट है करंट की, उसमें मत कंफ्यूज होना आप ज़्यादा, ये एक यूनिट है करंट की, राइट। अब होता क्या है बेसिकली करंट में कि करंट जो है वो एज ए स्केलर की तरह आपका ऐड होता है। मान लीजिए करंट आपका यहाँ आया, इधर से भी आ रहा है, और इस वायर में जो डायरेक्शन है करंट का, जितना करंट आया इस जंक्शन में उतना यहाँ से एग्जिट करेगा, राइट। तो कितना आया, 1 + 1 तो 2 एम्पियर। बट अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए करंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन होता क्या, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, बट दोनों किसी एंगल पे आ रहे हैं, राइट।
तो ये जो रिजल्टेंट करंट है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए? I इक्विवेलेंट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ थीटा। दोनों के बीच में कितना एंगल है ये हमने चेक किया। इक्विवेलेंट वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड निकल के आता है जब दोनों के बीच में एंगल थीटा रहता है, राइट। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर से ज्यादा निकल के आएगी। आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली 2 एम्पियर मिलता है। इट मींस आपका जो करंट है, अब आप एंगल भी वेरी करके देख लीजिए, हमेशा आपको इस वाले वायर में 2 एम्पियर ही करंट मिलेगा, विच रिप्रेजेंट कि करंट जो है वो एज ए स्केलर ऐड होता है, न कि एज ए वेक्टर ऐड होता है, राइट। ये आपका केस था जब आपके क्या है, दो वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से, ये आपका I1 है और ये आपका क्या है I2 वेक्टर है, और ये आपका I इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आया जो कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल नहीं है। दैट्स व्हाई वी सेड कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डायरेक्शन होने के बाद भी वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी वहां पे आपकी रहती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आप कह सकते हो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है जिसमें कंफ्यूजन रहता है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। तो आपके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज अगर आप स्केलर एडिशन आप इस इलेक्ट्रिक करंट में करते हो देन यू आर गेटिंग द राइट आंसर। बट अगर आप वेक्टर एडिशन करते हो तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता है। इट मींस ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, न कि वेक्टर एडिशन को। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये आपका क्या, आपका आई थिंक ये आपका लास्ट क्वांटिटी थी इस एक्सरसाइज की। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, बेसिक से वही बताना है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे से हैं, सिंपल से हैं, बट वही चीज़ है, इसके जैसे अगर क्वांटिटी आई तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको हमें क्लियर करना है, राइट। और बेसिक तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है उसको कैसे डिफाइन करते हो आप? कोई वैल्यू होती है, डिग्री सेल्सियस में यूनिट होती है, ऐसे थोड़ी बताते हो कि ये इस डायरेक्शन में है टेम्परेचर, ये ऐसे है। डायरेक्शन नहीं होता है टेम्परेचर का, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज प्रेशर। अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाला है, मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ये होती है आपकी स्केलर, राइट। अब ये कंफ्यूजन होगा आपके, बट अब होगा क्यों कंफ्यूजन? बिकॉज ये कंफ्यूजन जब प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे भी ये चीज हुई थी। बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है कि एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब ये कंफ्यूजन हुआ क्यों, वो देखते हैं। अब जैसे पहले ना जब हाइड्रोडायनेमिक्स जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे कि पास्कल थे, राइट, बॉयल थे, जिनको आप जब हम डिस्कस करेंगे ना, जब हाइड्रोडायनेमिक्स वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर साइमन स्टीवन थे, न्यूटन थे। तो ये सारे लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि भाई आपकी जो प्रेशर है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए ये एक आपके पास एक सरफेस था, राइट, ये एक आपके पास शीट है कोई, राइट। अब इस शीट के ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में, मान लीजिए, राइट। तो फोर्स लगाया, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका प्रेशर जो है वो आपका होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। बट ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स होगा, परपेंडिकुलर जो लगेगा आपके सरफेस के ऊपर, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए इसका मैं परपेंडिकुलर कुछ ऐसे डिफाइन करता हूँ ना, तो आपको फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में था, बट आप परपेंडिकुलर लोगे ना तो आपको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एफ कोस थीटा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका एफ कोस ऑफ थीटा, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ एफ परपेंडिकुलर। तो बेसिक सी बात है क्या यहाँ पे, ये जो चीज है ये आपका एफ परपेंडिकुलर है कि किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, दैट वी डिफाइन एज ए प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे एक बार इस क्वांटिटी को देखो जरा आप, प्रेशर हमने निकाला फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होगा कि एरिया यहाँ पे निकल के आया, राइट। अब एक चीज यहाँ से ये भी एक्सप्लेन होती है कि एरिया जो है वो एक
वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम? एरिया वेक्टर हमेशा डिफाइन होता है आपके जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम एरिया वेक्टर की जब हमें जरूरत पड़ेगी। बट बेसिक सी बात हमें यहाँ से पता चलेगी कि वाई एरिया इज ए वेक्टर, वो भी यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्या आया, जब एरिया को वेक्टर कंसीडर नहीं किया गया था पहले, राइट। तो प्रेशर है, तो प्रेशर यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हम ये बताते हैं कि प्रेशर आपका ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे प्रेशर लग रहा है। तो ऐसे लगता है जैसे ये एक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, और बिकॉज फोर्स की भी एक डायरेक्शन रहती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर की भी डायरेक्शन आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगनी चाहिए अगर हम सोचें, राइट। बट ऐसा नहीं है। अब इसको आप अगर आपको बोल दे कि भाई आपको ये प्रूव करना है तो कैसे करोगे? अब इसको उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम थी ना ये इंट्रोड्यूस हुई, तो उस टाइम पे इसका सॉल्यूशन भी निकाला, राइट। अब साइंटिस्ट ने इसको स्केलर क्यों बोला? मान लीजिए कि आपका एक कंटेनर है, राइट, और इसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक बैलून लिया या फिर जो भी है आपने उसके अंदर डिप किया, तो आपको पता है ये आपका क्या है, बैलून है, राइट। अब अगर ये बैलून प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा तो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या एक्सपीरियंस करेगा, प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि आपका क्या है, प्रेशर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर आएगा, यहाँ से आएगा, तो हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सारे के सारे वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई वेक्टर जरूर मिल जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लग रहा है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता रहती है जब हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये P प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, राइट। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर प्रेशर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, इस वेक्टर ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो जो आपका P वेक्टर इक्विवेलेंट है वो आपका कितना निकलना चाहिए था, 0 निकलना चाहिए था। बट हमें यहाँ से क्या पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सपीरियंस करता है जब लिक्विड में रहता है। इट मीन्स प्रेशर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये एक जस्ट एक आपकी क्या है, P आपका स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ओनली मैग्नीट्यूड ही आप यहाँ पे बताते हो, राइट। अब यहाँ से एक चीज यहाँ से आपको समझने में क्या आई कि इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो P तो एक स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर, यहाँ पे आपका एरिया आ गया और एक आपका F परपेंडिकुलर आ गया। तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि एरिया वेक्टर और F परपेंडिकुलर द वेक्टर। अब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट मींस एरिया की भी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी रहने वाली है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इस इक्वेशन से कि आपकी एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, न कि एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। वॉल्यूम जो है वो आपकी क्या है, दैट्स ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बट एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे के परपेंडिकुलर रहता है, राइट। और आपकी डिस्प्लेसमेंट तो यू ऑलरेडी नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये आप कह सकते हो काफी इंटरेस्टिंग जो था इस एक्सरसाइज का एक एग्जांपल दिया हुआ था। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसमें प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट क्वांटिटी है इम्पल्स, राइट। अब इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स को भी आप क्या है बाद में डिस्कस करोगे, इम्पल्स को ज्यादा डिटेल में जब हम 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स होता क्या है। बेसिक से अगर आप बात बताऊं इम्पल्स होता क्या है, इट्स जस्ट ए चेंज इन मोमेंटम फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। इम्पल्स ओनली इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं, और इसको कैसे करेंगे कि दिस इज नथिंग बट द impulse. Let's say if I define it by I, then it is nothing but the change in momentum. और momentum आपको पता है it is already a vector quantity, तो आपका impulse भी आपका क्या होगा, एक vector quantity यहाँ से निकल के आता है impulse। और impulse को और ज़्यादा डिटेल में हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। It is nothing but the change in momentum, right? Okay. Next time you already know it's just a scalar number, right? और पावर क्या चीज होती है? पावर आपने वर्क डन पढ़ा होगा, एनर्जी होता है ना,
अब ये पर यूनिट टाइम आपने कितना काम किया या पर यूनिट एनर्जी कितनी यूज करी या कितनी जनरेट करी, तो बेसिकली ये है क्या चीज़, एनर्जी और टाइम का रेशियो है। पर यूनिट टाइम आपने कितना एनर्जी यूज किया, कितना प्रोड्यूस किया, कितना वर्क डन किया, वो सब चीज़ें पावर आपका बताता है पर यूनिट टाइम। तो ये भी एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क डन और टाइम दोनों आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो पावर को भी एक स्केलर क्वांटिटी होना पड़ेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर में, जब हम एनर्जी, पावर और वर्क डन वगैरह की बात करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ तो आप बेसिकली चेक कर चुके हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी बोल दीजिए या वर्क डन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको ज़्यादा डिटेल में तो हम जब आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है 8th चैप्टर, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअल में। बट बेसिक से अगर आप चीज़ चेक करो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक तरीके से एनर्जी ही होती है, राइट। तो एनर्जी, आप एनर्जी बोलिए, वर्क डन बोलिए, जो भी है, दैट्स ए स्केलर क्वांटिटी। तो दैट्स वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है दैट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इसको आप 5th चैप्टर में, जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एक्चुअली ये होता क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ज़्यादा डिटेल में हम इसको 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली बताता क्या है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा है, राइट। जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, कितने अमाउंट में आपका फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से डिफाइन होता है किसी भी सरफेस के लिए, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में देखेंगे, बट ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी ही यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप स्केलर की तरह ऐड करते हो, न कि वेक्टर की तरह, और कोई डायरेक्शन नहीं होता है चार्ज का, जस्ट ए क्वांटिटी, राइट। ओके, तो ये जो थी कुछ क्वांटिटीज थी, और इनको हमने देखा, और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, कौन सी स्केलर है। मेन जो चीज़ें थी यहाँ पर हमने देखा कि 3 क्वांटिटीज ऐसी निकल के आई जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, उनको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। पहली क्वांटिटी थी आपकी इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको आपको स्केलर की तरह ऐड करना है, न कि वेक्टर की तरह, अदरवाइज आपको आंसर जो है वो करेक्ट नहीं मिलेगा। इट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली प्रेशर को आपने देखा कि प्रेशर लगता ऐसे है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट अगर आप नोटिस करो तो वेक्टर सम आपका क्या आना चाहिए, प्रेशर का 0 आना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है, आपका प्रेशर नॉन जीरो होता है, विच मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको आप स्केलर की तरह ऐड करते हो, न कि वेक्टर्स की तरह, राइट। और उससे फिर आपका एरिया वेक्टर का भी कंसेप्ट निकल के आता है कि एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन होती कहाँ पे है, आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकल के आता है, राइट। और उसके बाद बेसिक सी और क्वांटिटीज हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, बट ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज ही है। आपको जस्ट डायरेक्टली इसमें ये बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के रिगार्डिंग, वो आपका रीजनेबल है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो किस तरीके से सही नहीं है, कुछ ऐसा करके हमें बताना है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि एडिंग एनी 2 स्केलर्स, कैन वी ऐड एनी 2 स्केलर? यस, वी कैन ऐड, बट व्हाट इज द कंडीशन? सेकंड चैप्टर, जब आपकी यूनिट्स इक्वल होती हैं देन ओनली यू कैन ऐड 2 स्केलर क्वांटिटीज, राइट। तो ये आपकी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन ऐड 2 स्केलर क्वांटिटीज ओनली इफ दे हैव द सेम यूनिट्स। नेक्स्ट आपका क्या है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सम मैग्नीट्यूड। तो बेसिक सी बात है, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करते हो, स्केलर को स्केलर के साथ ऐड करते हो, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी कंप्लीटली क्या हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, तो आपको पता है कि वेक्टर को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसकी स्केलिंग कर सकते हो। स्केलिंग मीन्स किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा सकते हो, या फिर उसका डायरेक्शन भी आप अपोजिट कर सकते हो। ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। और किसी भी आर्बिट्रेरी
यूनिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्केलर का कोई भी यूनिट हो, वेक्टर का कोई भी यूनिट हो, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फोर्स है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया चैप्टर में। मास आपका क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट आपका एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको फोर्स मिला। सबकी यूनिट्स अलग अलग हैं, राइट। तो इट मीन्स आप एक स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्केलर क्वांटिटीज के केस में। नाउ एडिंग एनी टू वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो, बट दे शुड हैव इक्वल यूनिट्स। आप फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ नहीं ऐड कर सकते, राइट, बिकॉज दे विल हैव डिफरेंट यूनिट्स। फोर्स ओनली फोर्स के साथ ही ऐड होगा, राइट। तो दोनों क्वांटिटीज का क्या है, यूनिट्स भी आपका सेम होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। तो ये आप क्या कर सकते हो, यूनिट सेम है, यू कैन ऐड एनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द अदर, राइट। तो ये बेसिक सा आप कह सकते हो एक्सरसाइज था, और इसमें कोई ज़्यादा मतलब बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, राइट। मतलब वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन, और आप एक तरीके से कह सकते हो कि वेक्टर स्केलर की कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इक्वेशन था, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हमने देखे।